चलिए, जय हिंद। मैं एनपी सर नीरज आप सभी को एनपी सर नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग वीडियो में आए हैं। तो यहाँ मेरा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में लेखक का जीवनी हम लोग पढ़ चुके हैं और यहाँ पार्ट 2 है, भाग 2। पार्ट का नाम हमारा है भारत से हम क्या सीखे, जिनका लेखक गुणाकर मूल्य जी है। इनका हमने जीवनी पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। चलिए तो हम लोग पाठ को शुरू करते हैं। करा सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूमंडल का अवलोकन करने के लिए कहें तो बताऊंगा कि वह देश है भारत। यानी कि लेखक यहाँ पर बोलते हैं कि सर्वविध संपदा यानी कि सभी वस्तुओं से भरपूर और प्राकृतिक वस्तुओं से सौंदर्यपूर्ण, यानी कि सभी वस्तुओं से भरपूर जो है वह चाहे प्राकृतिक वस्तु हो या चाहे मानव के द्वारा बनाए गए हो, यानी कि जितने भी वस्तुओं से भरपूर परिपूर्ण जो है, अगर कोई पूछे कौन सा देश है इस पूरे विश्व का अवलोकन करने के लिए, यानी कि पूरे विश्व में बताने के लिए बोले कि सबसे अच्छा देश, सभी वस्तुओं से भरपूर, प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है, तो मैं किसका नाम लूँगा? भारत का नाम लूँगा। वो एक ऐसा देश है जो कौन है? भारत है। भारत जहाँ भूतल पर ही स्वर्ग की छोटा निखर रही है। बोलते हैं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर भूतल यानी कि धरती पर ही क्या है? स्वर्ग है। यदि आप यह जानना चाहें कि मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार किस देश ने किया और किसने जीवन की सबसे बड़ी समस्याओं पर विचार कर उनमें से कईयों के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले हैं कि प्लेटो और कांट जैसे दार्शनिक, प्लेटो और कांट जो है यहाँ जो दोनों वैज्ञानिक है, तो उनमें से कई ऐसे दार्शनिकों का अध्ययन करने वाले हम यूरोपियन लोगों के लिए भी वे मनन के योग्य है, तो मैं यहाँ भी भारत का नाम लूँगा। यानी कि कोई बताता है कि सभी दशाओं से, सभी दिशाओं से, वह चाहे शिक्षा की क्षेत्र हो या सीखने की बात हो या सिखाने की बात हो, नहीं कोई भी ऐसा चीज़ ना हो जहाँ भारत में वह चीज़, वो सुविधा जो है उपलब्ध ना है। सभी सुविधाएं क्या उपलब्ध है, तो मैं किसका नाम लूँगा? भारत का ही नाम लूँगा। और यदि यूनानी, रोमन और सेमेटिक जाति की यहूदियों की विचारधारा में सादा ग्रहण करने वाले रहने वाले हम यूरोपियनों को ऐसा कौन सा साहित्य पढ़ना चाहिए जिससे हमारे जीवन का अंतरम परिपूर्ण, अधिक स्वर्गीय, अधिक विश्वव्यापी, यूँ कहे कि संपूर्णतया मानवीय बन जाए और यह जीवन ही के अगले जन्म तथा शाश्वत जीवन भी सुधर जाए, तो मैं एक बार फिर भारत का ही नाम लूँगा। यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि कोई ऐसा शास्त्र जो है, कोई ऐसा चीज़ जो है बताइए, अध्ययन करें, पढ़े, जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, जीवन हमारा जो है सुधर जाए, यह जीवन नहीं अगला जीवन भी अगला 100 वर्ष भी जो है हमारा क्या हो जाए? सुधर जाए। और कहाँ जाकर पढ़ना चाहिए, कहाँ, तो मैं किसका नाम लूँगा? भारत का ही नाम लूँगा। क्योंकि भारत में जाइए, आपको जो है यह जीवन क्या, शाश्वत जीवन भी क्या हो जाएगा? सुधर जाएगा। आगे कह रहा है, लोग आजकल भारत में घूमकर आए हैं, उन लोगों को अधिकतर भारत के कलकत्ता, बम्बई, मद्रास या ऐसे दूसरे शहरों की याद है, जबकि मेरा अधिकतर ध्यान सच्चे अर्थों में भारत के नागरिक ग्रामवासियों की ओर ही रहा है, क्योंकि सच्चे भारत के दर्शन वहीं हो सकते हैं। देखो यहाँ पर लिखे बहुत अच्छा बात बोले हैं कि बोलते हैं कि अगर लोग भारत आए होंगे और भारत में घूमे होंगे तो उन लोगों को जो है सबसे अच्छा लगा होगा कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, यानी कि बड़े बड़े शहर। लेकिन मेरे दृष्टि से, मेरे नज़र से सच्चे अर्थों में अगर कोई कहीं भारत का दर्शन हो सकता है तो वह गाँव में, क्योंकि कहा जाता है, इसमें प्रश्न भी है लेखक की दृष्टि से सच्चे अर्थों में भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो गाँव में। क्यों? क्योंकि भारत का दर्शन हमें गांव में इसलिए हो सकता है क्योंकि शहर में तो केवल बनावटी चमक धमक देखने को मिलती है, लेकिन गाँव का जीवन जो होता है ना, सादगी, प्रेम, एकता, भाईचारे का जीवन होता है।
इसलिए सच्चे अर्थों में और भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है, तो गांव में हो सकता है। क्योंकि शहर में जब जाएगा ना तो कोई किसी को मार देता है, वहाँ पर कोई जो है व्यक्ति न कुछ बोलता है, अपने घर में से देखेगा तो देखते रहेगा, छुड़ाने के लिए नहीं जाता है। लेकिन शहर में गोली भी मार देता है ना तो कोई नहीं व्यक्ति जाता है। लेकिन गांव में जो है एक साइकिल से ठोकर भी लग जाता है तो कितना आदमी जो है जमा हो जाता है। शहर में किसी से रास्ता पूछो कि फलना जगह जाना है, वो केवल बता देगा इशारा से, इसमें चल जाइए, चाहे बता देगा यहाँ से 2 किलोमीटर है आगे चल जाइए, वो भी बतेबो ना करेगा, बतेबो करेगा तो मन मुटाव बताएगा। लेकिन गांव में तुम जाकर जो है गांव के लोगों से जाकर पूछो कि फलना चाचा के चाहे फलना गांव में जाए के बाद तो क्या बोलते हैं, जानते हैं? बोलेंगे कि यहाँ से चल जाइए, एगो पुल भटे या पुलवा के जो बा दक्षिण भरे घूम जाइए, दक्षिण भरे घूमला के तैका दूर आगा जाए तो एगो खूब बड़का चुके पीपर के गाछी मिली, और गछिया के से बाएँ भरे घूम के 10 डेंग जाबा ना तो एगो खूब बड़का उजर से घर जो है रंगल घर मिली। आ घरवा के 2-3 दिन और आगा चलब तो एगो नाला मिली, नालवा के रास्ते धैले धैले जाब, बस सामने देखिए एगो खूब बड़का चुके गेट लगावल है, उहे फलना के घर बा। यानी कि यहीं से जो है उनका घर लेने व्यक्ति को क्या कर देता है, पहुंचा देता है। यही है गाँव का जीवन, यही है गाँव के लोगों का संस्कार। इसलिए लेखक के नज़र में और सच्चा भारत का दर्शन अगर करना है तो गांव में चल जाइए, क्योंकि गांव में जो है ना बहुत एकता रहता है, भाईचारा रहता है, लड़ता है झगड़ता है फिर एक दूसरे के लिए ही मारता है। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, आगे पढ़ते हैं। यदि आपकी अभिरुचि की पैठ किसी भी क्षेत्र में हो, यहाँ पर लेकर बोलते हैं यदि आपका रुचि किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, आप किसी प्रकार के बारे में क्यों न जानना चाहते हैं, तो उसके विकास और पोषण के लिए आपको भारत में पर्याप्त अवसर मिलेगा। यानी कि भारत आ जाइए, हर एक चीज़ों के बारे में जो आप सोचे ना होंगे उन सभी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी मिल जाएगा। कहाँ? भारत में। यदि आपने उन बड़ी बड़ी समस्याओं में रुचि ली हो जिनके बारे में अपने यहाँ के सर्वोत्तम विचारक सोच विचार किया करते हैं, तो आपको अपने भारत प्रवास को ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में निर्वास समझ लेने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि यदि आप भू विज्ञान में रुचि रखना चाहते हैं, यानी कि आप अगर भूगोल के बारे में जानना चाहते हैं, तो हिमालय से श्रीलंका तक का विशाल भू प्रदेश आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बोले अगर भूगोल के बारे में, दुनिया संसार के बारे में जानना चाहते हैं, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में क्या है, श्रीलंका पूरा खाली है, पता कर लीजिए जितना कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि आप वनस्पति जगत में विचार करना चाहते हैं, यानी क्या, यदि आप पेड़ पौधे के बारे में जानना चाहते हैं, तो भारत एक ऐसी फुलवारी जो हरकस जैसे, हरकस जो है वनस्पति पेड़ पौधा के नाम है, वनस्पति है, हरकस जैसे अनेक वनस्पति वैज्ञानिकों को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। यानी कि आप विज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत दुनिया संसार जो है खाली है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। पेड़ पौधे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो बहुत ऐसा भारत में फुलवारी है, बहुत ऐसा वनस्पतियाँ है जो आपको जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। आप जाकर उसमें पता कीजिए, जांच कीजिए। आगे फिर कह रहा है, यदि आपकी रुचि जीव जंतुओं के अध्ययन में है तो आपका ध्यान श्री हैकल की ओर अवश्य होगा, जो इन दिनों भारत के कंकरों की छानबीन के साथ ही भारतीय समुद्र तट से मोती बीन रहे हैं। यानी कि आप अगर जीव जंतुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो जानकारी प्राप्त कर लीजिए, क्योंकि भारत का यह निवास काल उनके जीवन के सबसे सुनहले सपने की साकारता जैसा है। यदि आप निर्वंश विद्या में अभिरुचि रखते हैं तो भारत आपको एक जीता जागता संग्रहालय ही लगेगा। निर्वंश विद्या मतलब यदि आप जादू टोना जो है जानना चाहते हैं, या आप पुराने से पुराने वस्तुओं के बारे में जानना चाहते हैं,
तो भारत में बहुत ऐसा जो है संग्रहालय है जहाँ से जाकर जो है आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है, यदि आप पुरातत्व प्रेमी यानी कि पुराने से पुराने वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और यदि अपने यहाँ रहते हुए पुरातत्व उत्खनन के द्वारा एक प्राचीन चाकू या चकमक या किसी प्राणी का कोई भाग ढूंढ निकालने के आनंद का अनुभव किया हो तो आपको जनरल कनिंघम की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ लेनी चाहिए। तब भारत के बौद्ध सम्राटों के द्वारा निर्मित नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों अथवा बिहारों के ध्वंसावशेषों को खोज निकालने के लिए आपका फव्वारा आतुर हो उठेगा। देखिए यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वंसावशेषों के बारे में बताया गया है। यहाँ ये इस पर एक बहुत बड़ा कहानी है जो हम पार्ट 3 में बताएंगे, क्योंकि पार्ट 3 में जो है हम फिर से फ्लैशबैक में जा कर के उसको बताएंगे इस कहानी को, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा। और बता देते हैं जनरल कनिंघम का कहानी क्या है। एक समय की बात रहता है जब खुदाई होता है वाराणसी में, जिसको हम आज बनारस बोलते हैं, वाराणसी। तो उसमें क्या होता है चलिए देखते हैं। यदि आपके मन में पुराने सिक्कों के लिए लगाव है तो भारत भूमि में ईरानी, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडोनियन, सक्को, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्कों प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होगा। यानी कि यहाँ पर बोलते हैं कि यदि आप पुराने से पुराने सिक्कों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत भूमि में, भारत की धरती में जो है ईरानी सिक्का, केरियन सिक्का, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, यह सब क्या है सिक्का है। मुस्लिम शासकों के सिक्कों प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। यानी कि किसी प्रकार के बारे में जानकारी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो भारत में आइए, वह जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए वाराणसी का घटना क्या है, वॉरेन हेस्टिंग्स का घटना क्या है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कह रहा है, ध्यान से सुनिए, कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो वाराणसी के पास उसे 172 दर्ज नामक सोने के सिक्के से भरा एक घारा मिला था। जब वाराणसी खुदाई हो रहा था वाराणसी में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत का गवर्नर जनरल था तो उसे 172 दर्ज नामक सोने के सिक्का से भरा घारा मिला था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के यह समझ कर भिजवा दिए कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी। यानी कि वह भिजवा दिया ईस्ट इंडिया कंपनी अपने मालिकों को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आए थे तो 1600 ईस्वी में। तो मालिक भिजवा दिया वॉरेन हेस्टिंग्स, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, इसलिए दे दिया कि इसकी गणना जो है उसके द्वारा प्रेषित सर्वोत्तम दुर्लभ वस्तुओं में की जाएगी और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिकों की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित कर देगा। किंतु उन दुर्लभ प्राचीन मुद्राओं की यही नीति थी कि कंपनी निदेशक उनका ऐतिहासिक महत्व समझ ही नहीं पाए और उन्होंने उन मुद्राओं को गला दिया, यानी कि पचा दिया। जब वॉरेन हेस्टिंग्स इंग्लैंड लौटे तो वे स्वर्ण मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी। अब यहाँ आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं भविष्य में कभी न होने दें। यानी कि यहाँ पर बता रहा है कि जब वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इंग्लैंड से लौटा तो देखा कि सभी क्या है, यानी कि जो है मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी, यानी कि लेके चल गया था अपने देश में। तब क्या होता है कि बहुत दुख हुआ। यहाँ पर लेखक बोलते हैं कि अगर ऐसी आपको फिर अवसर मिले तो आप ऐसी घटना जो है भविष्य में न होने देंगे, मुझे विश्वास है। आगे कर रहा है, दैवत विज्ञान पर भारत के प्राचीन वैदिक दैवत विज्ञान के कारण जो नया प्रकाश पा रहा है उसके फलस्वरूप संपूर्ण दैवत विज्ञान को नया स्वरूप प्राप्त हो गया। दैवत विज्ञान होता है देवताओं के बारे में जानकारी, देवताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना, देवी देवताओं। किंतु बावजूद इसके कि सच्चे दैवत विज्ञान की एक आधारशिला रखी जा चुकी है, इस विज्ञान की व्यापक रूपरेखाएं अभी निर्मित होनी है और यह कार्य जितने सही ढंग से भारत में हो सकता है अन्यत्र कहीं नहीं। नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में, नीति कथा मतलब होता है कथा, कहानी, कहावत। जैसे कहावत ना होता है, ऊँट के मुँह में जीरा, शेर के खाल में गधा की कहावत। जैसे रहता है गधा और शेर की खाल पहन के कहता है हम अपने आप को क्या है, शेर है। तुम सब रंगा सियार की कहानी सुना होगा, कहावत है। यही सब क्या है, कहावत है, नीति कथा है।
क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है, क्योंकि भारत के कारण ही समय समय पर नानाविध साधनों और मार्गों के द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती रही है। हमारे यहाँ प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत अब बौद्ध धर्म से माना जाता है। कहा जाता है कि हमारे यहाँ कथा और दंत कथाओं कथा कहानी किस कब से माना जाता है? बौद्ध धर्म से, जिसमें भगवान बुद्ध के जन्म हुआ था। किंतु यहाँ भी अनेक समस्याएं ऐसी है जो अपने समाधान की प्रतीक्षा कर रही है। उदाहरण के लिए शेर की खाल में गधा की कहावत को ही ले लीजिए। जैसे शेर की खाल में गधा बताया है, यह कहावत सबसे पहले यूनान के प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम दार्शनिक प्लेटो के क्रिटलस में मिलती है। तो क्या यह कहावत पुरुष से उधार ली गई? बोल रहा है कि क्या यह कहावत पुरुष से आई है? और इसी प्रकार हम नेवले या चूहे से संबंध उस नीति कथाओं को भी ले सकते हैं जिसे एफ्रोडाइट ने एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित कर दिया था, किंतु जो एक चूहे को देखते ही तत्काल उसकी ओर आकृष्ट हो गई। यह भी संस्कृत की एक कथा से सर्वास मिलती जुलती एक कहानी है, किंतु प्रश्न यह उपस्थित होता है कि यह कहानी यूनान में कैसे पहुंची और वहां ईसा पूर्व 4वीं सदी में ही एस्ट्रिस की कहानियों में स्थान कैसे पा गई। इस क्षेत्र में भी अभी बहुत काम करना होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा नेवला और चूहा की क्या कहानी है बता देते हैं। हुआ यहाँ की एक समय की बात था कि जब एक ऋषि मुनि जो है भगवान सूरज को जल दे रहे थे, तब तक उसके हाथ में जो है एक चूहिया गिर गई। ऊपर बाज लेकर जा रहा था तो उसके मुंह से छूट करके जो है चूहिया गिर गई। तो अब क्या किया कि वह ऋषि मुनि जो है अपने जादू से, क्योंकि पहले की ऋषि मुनि जो होता था जादू होता था उसके पास, वो कह देता था वह पुड़ जाता था, शराब देता था तो पड़ जाता भी था। तो अपने जादू से जो है उसको एक सुंदर लड़की बना दिए, घर लेकर आए, उसको पाला पोसा जब जवान हुई तो उसको शादी करना था। उसकी पत्नी बोलती है कि इसकी शादी किया जाए, तो वह बोलते हैं कि इसकी शादी जो है हम सबसे VIP पर्सन, यानी कि जो दुनिया में एक ही यानी कि VIP पर्सन आदमी से जो सबसे करेंगे अलग हो। तो उन्होंने सबसे पहले सूरज को भगवान को बुलाया, कहा, और सूरज भगवान आते हैं, फिर चूहिया को बुला लेते हैं लड़किया को, बताते हैं, बोलते हैं कि देखिए यह लड़का आपको पसंद है। तो ये बोलती है कि ठीक है, लेकिन इसके पास बहुत गर्मी है, मैं धूप से जो है गर्मी से जो है काली हो जाऊंगी। यानी कि कहने का अर्थ हुआ काला कोई ख़राब नहीं है, लेकिन इसको अच्छा ना लगा, बोला कि मैं बहुत गर्म लगेगा, धूप है, इसमें क्या हो जाऊंगी, काली हो जाऊंगी। उसको क्या कर देता है, रिजेक्ट कर दिया। फिर चंद्रमा को बुला लाए, कहा कि ठीक है। सूर्य भगवान बोले कि आप चंद्रमा के पास चले जाइए, उनको बुलाइए, उसके पास ठंडा शीतलता है। तो चंद्रमा को बुलाते हैं, फिर इसको बुला के देखिए आप इनके पसंद कीजिए। फिर यह बोलती है लड़की कि ठीक है, इसके पास शीतलता तो है, लेकिन यह एक नाप में जो है कभी ना रहता है, हमेशा क्या करते रहता है, बदलते रहता है। इसको भी रिजेक्ट कर दिए। इसी तरह बहुत सारे देवी देवता आए, कहानी लंबा हो जाएगा, सबको क्या करते रहे, रिजेक्ट करते रहे, किसी को पसंद न किए। तब तक उसी घर में जो है एक चूहा इधर उधर आने की कर रहा था, चल रहा था। तो उसका नज़र जो है चूहा पर पड़ा, लड़किया को, और बोलती है कि मुझे उसी से शादी कर दीजिए। उसी को आकृष्ट हो गई कि मुझे उससे शादी कर दी। तब जाके इस साधु को मालूम चला रहे ये तो वास्तव में चूहिया ना है, क्योंकि शरीर बदल जाने से चरित्र नहीं बदलता है। कहा जाता है कि देह बदल जाने से चरित्र न बदलता है। फिर साधु उसको चूहिया बनाया और उस चूहे से शादी करा देता है। ये चूहिया की कहानी है। चलिए आगे कह रहा है, हमें इससे भी और अधिक
प्रयत्न युग में प्रवेश करना होगा, वहाँ भी भारत तथा पश्चिम की अनेक दंत कथाओं में आश्चर्यजनक अनुरूपताएँ मिलेगी। यद्यपि अभी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि ये दंत कथाएँ पूर्व से पश्चिम को अथवा पश्चिम से पूर्व को गई, तथा यह असंदिग्ध रूप से प्रमाणित हो चुका है। सुलेमान के समय में भारत और सीरिया के फिलिस्तीन मध्य आवागमन के साथ सुलभ हो चुके थे। यानी कि यहाँ बताते हैं कि कोई कहता है कि पूरब से पश्चिम आया है, कोई का पश्चिम से पूरब क्या कहावत गया है। इसी तरह मतभेद होते रहता है। सुलेमान के समय भी जो है भारत और में जो है आने जाने के रास्ता था। कुछ संस्कृत शब्दों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि हाथी, दांत, बंदर, मोर, चंदन आदि जिन वस्तुओं को वो फिर से निर्वात की गई है, बाइबल में कही गई है कि वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। हालांकि फिलिस्तीन से जो है व्यापार होता था, उस समय हाथी के दांत, चंदन, मोर, यह सब वस्तुओं क्या किया था, निर्यात यानी कि भेजा जाता था। और यह सब वस्तु जो है उस समय भारत के सिवा अन्य किसी देश में पाया नहीं जाता था, उसी देश से लाया जाता था। और यह मान लेने का भी कोई कारण नहीं प्रतीत होता है कि भारत तथा फारस की खाड़ी और लाल सागर, भूमध्य सागर के बीच व्यापारिक संबंध कभी बिल्कुल ठप हो गया था। यहाँ तक कि शाहनामा के रचना काल में भी 10वीं और 11वीं सदी में यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध बंद नहीं थे। उस समय भी भारत और यूरोप के साथ व्यापारिक संबंध था, वस्तुएं जो है आता जाता था। आगे कह रहा है, आप में से कईयों ने भाषाओं का ही नहीं भाषा विज्ञान का भी अध्ययन किया होगा, तो आपको क्या भारत से बढ़कर दूसरा कोई देश दिखाई देता है जहाँ केवल शब्दों का ही नहीं बल्कि व्याकरणात्मक तत्वों के विकास और क्षय से संबंध भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सके। वहाँ आपको आर्य, द्रविड़ और मुंडा जैसे अनेक भारतवासी जातियों की बोलचाल की भाषाओं का ही नहीं अपितु उनके साथ यूनानी, पूची, हुन, अरब, ईरानी और मुगल आक्रमणकारियों और विजेताओं की भाषाओं के सम्मिश्रण की अत्यंत रोचक भाषा वैज्ञानिक समस्याओं का अध्ययन का भी सुयोग प्राप्त हो सकता है। देखो, यहाँ कहानी थोड़ा बोरिंग टाइप से लगेगा, लेकिन कोशिश करते हैं कि अच्छे से समझाने का और समझ में भी आ जाएगा। आगे फिर कह रहा है, यदि आप विधि शास्त्र या कानून के विद्यार्थी यानी कि आप बताते हैं कि यदि आप वकालत करना चाहते हैं, शास्त्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, विधि शास्त्र, तो आपको विधि संहिताओं के एक ऐसे इतिहास की जांच पड़ताल का अवसर मिलेगा। क्योंकि वकील जब बनता है, वकालत जब करता है ना, लॉयर का तैयारी करता है, तो सबसे पहले इतिहास पढ़ता है मिलेगा, जो यूनान, रोमन और या जर्मनी के ज्ञात विधि शास्त्रों के इतिहास से सर्वथा भिन्न होते हैं। वे भी उनके साथ समानताओं और विभिन्नताओं के कारण विधि शास्त्रों के किसी भी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए हम धर्मसूत्र या समाचारिक सूत्रों को ही ले लें। ये धर्मसूत्र मानव धर्मसूत्र जैसे परिवर्तित विधि ग्रंथ की आधारभूत सामग्री उपलब्ध कराते हैं। चलिए, तो यह हुआ हमारा पार्ट 3 और इसके अगला जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं एनपी से नीरज आप सभी को आपके अपने इस एनपी से नीरज यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। तो अगर मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो को डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मेरा चैनल का सब्सक्राइबर जो है 973 हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग को सपोर्ट की ज़रूरत है, थोड़ा सा सब्सक्राइबर कीजिए। जय हिंद।